हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति। तो आप अपने अब जो आपने कॉपी बनाई थी उसे अब उसको भरने का समय आ गया है। आपने जो बनाई थी कॉपी उसे भरने का समय आ गया है और उसे आपको कैसे भरना है उसे बताने का समय मेरा आ गया है। YouTube पे पढ़ा था आपने मुझसे आईपीसी, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप बिल्कुल नए सिरे से पढ़ेंगे, सब कुछ दिमाग से निकालकर बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। पीडीएफ आपको मौजूद रहेगा, आप अपने नोट्स में बनाएंगे। सबसे पहले बात आती है विधि। विधि माने कानून, लॉ। भाई बेसिक लॉ, मूल विधि, कानून, बुनियादी लॉ। और नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा, इसी को यदि हम रूल्स कह दें। भाई नियम बनाया, एक नियम बनाया क्या कि रोड पे आप अपने जब भी कोई ओवरटेक करोगे आप दाएं से ओवरटेक करोगे। कोई भी ओवरटेक करोगे यदि आप रोड पर तो आप दाएं से ओवरटेक करोगे, राइट से। एक नियम एक बनाया, ये एक नियम है इकलौता। फिर मैंने एक दूसरा नियम बनाया, रूल 2। मैंने रूल 2 बनाया कि आप गाड़ी अगर मोटरसाइकिल चलाओगे, कोई दो पहिया वाहन चलाओगे जो इंजन आदि से चलता हो, तो आप एक हेलमेट लगाओगे। आप क्या लगाओगे? एक हेलमेट। ये अलग से नियम हो गया, सेकंड। इसी तरह का एक तीसरा नियम बनाया कि 3 लोग नहीं बैठ सकते, या आप कार में चल रहे होगे तो आप क्या पहनोगे? आप सीट बेल्ट पहनोगे। आप क्या पहनोगे? सीट बेल्ट। एक रूल मैंने ये बनाया। यदि मैं सिंगल रूल्स बना रहा हूं तो कोई बात नहीं। यदि आप इन नियमों का एक पूरा सेट बना देते हो, एक क्या बना देते हो? एक नियम का एक सेट बना देते हो, साथ साथ ये नियम का सेट लागू कैसे हो? ग्लास। नियम का सेट लागू कैसे हो, और यदि कोई इसका अर्थात ये केम इनटू इफेक्ट, एग्जीक्यूट कैसा हो, कार्यान्वयन कैसा हो इनका। और तीसरी चीज, यदि ये एग्जीक्यूट हो और यदि ये लागू हो और कोई इसका उल्लंघन करे, कोई इसका उल्लंघन करे, तो वायोलेशन पर या इसके उल्लंघन पर क्या सजा, क्या पेनल्टी हो। यदि रूल्स के सेट के साथ ये सब चीजें, कौन सी अथॉरिटी उल्लंघन करने पे जुर्माना लगाएगी या सजा देगी, इन सब का जब आप पूरा प्रोसीजर डिसाइड कर देते हो तो उसे हम क्या कह देते हैं? विधि, कानून, तरीका। विधि का मतलब क्या है? किस विधि से काम कर रहे हो, किस तरीके से काम कर रहे हो, वहीं से लॉ बनाए। तो हमारे पास क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। उन रूल्स को लागू करने की एक अथॉरिटी होती है। यदि उन रूल्स को कोई उल्लंघन करता है, उनका कोई वायोलेशन करता है, तो उसके भी हमारे पास क्या होते हैं? तरीके होते हैं कि भाई कोई उल्लंघन करेगा तो कैसे उससे निपटा जाएगा, कैसे सजा वगैरह मिलेगी, कैसे क्या सारी की सारी चीजें होंगी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, समझे मेरी बात? वही तो ये क्या होता है? हमारा लॉ होता है। और बेसिक लॉ होता है जो हमारे डेली, रोजमर्रा जो भी हम अपने दैनिक कार्य करते हैं, उन दैनिक कार्यों को, हमारे उन एक्शंस को, हमारे बिहेवियर को नियंत्रित करे। अब कैसा बिहेवियर? तो जब इंसान एक दूसरे से इंटरेक्शन करता है या एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करता है तो बनती है सोसाइटी, या जिसे आप समाज कहते हो। समाज में रहने वाले लोग कुछ रिसोर्सेज, कुछ संसाधन होते हैं, उन संसाधनों का मिलकर इस्तेमाल करते हैं। आप सभी जानते हैं, यू ऑल नो, रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज हमेशा सीमित होते हैं। जहां भी कोई चीज सीमित अर्थात वो खत्म हो जाते हैं, एक समय बाद वो नहीं बचते। जहां भी रिसोर्सेज सीमित हो जाते हैं वहां पर क्या आती है? वहां पर उसको खर्च करने वाले ज्यादा, जबकि संसाधन सीमित। तो लोगों का जो बिहेवियर है
वो सर्वाइवल पर आधारित होता है। हर एक व्यक्ति जीवित रहना चाहता है, सर्वाइव रहना चाहता है। तो लोगों में मतभेद उभरते हैं। क्या उभरते हैं? मतभेद उभरते हैं, डिफरेंसेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक कुआं है, गांव का क्या है? ये कुआं है, वेल है। ये क्या बच्चा है? कुआं है। एक कुआं है, कुएं में पानी है। अब इस कुएं का जो पानी है, इसको इस्तेमाल करने वाले लोग 50 लोग हैं। कितने लोग हैं? 50 लोग हैं। उनके खेतों को भी इसी से सींचा जाता है और उनके घरों में भी इसी से पानी जाता है। ये एक संसाधन हो गया। ये क्या हो गया? एक रिसोर्स हो गया। इस कुएं का पानी सीमित है। एक बार बारिश कम पड़ी, कुएं में कम पानी आया, तो क्या हुआ कि कुएं का पानी कम, बारिश कम पड़ी थी, तो सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता ज्यादा है। सिंचाई अर्थात इरिगेशन के लिए पानी की आवश्यकता ज्यादा है। और जब पानी की आवश्यकता ज्यादा है सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, तो ये जो 50 के 50 पीपल या 50 के 50 लोग हैं, इनमें मैं भी चाहूंगा कि मेरे खेत में ज्यादा पानी आए, ये भी चाहेगा इसके खेत में ज्यादा पानी आए। ये सब चाहेंगे कि हमारे घर के लिए भी पानी पहुंचे और हम सबको पानी मिले। और जब हम सब ऐसा चाहते हैं तो सबके लिए तो पानी पहुंच नहीं सकता। इसका मतलब डिफरेंसेस आएंगे, मतभेद आएंगे। यहां पर जिसके घर में ज्यादा जनसंख्या होगी, जो ज्यादा ताकतवर होगा, पैसे वाला होगा, धन संपत्ति ज्यादा होगी, वो जो गरीब होंगे उन गरीबों को हटाएगा और खुद उस कुएं पे कब्जा कर लेगा। उसका बिहेवियर, जो समान जगह थी, दूसरे को समान पब्लिक जगह का उस कुएं का प्रयोग करने से रोकना, पहला उसका कार्य क्या था? उन लोगों को रोकना। झगड़ा हुआ, रोकते हुए वो पानी लेना चाहते थे, ये रोकना चाहते थे। इन लोगों ने लाठी डंडे शुरू कर दिए मारने, और ये जो गरीब लोग थे इनको बेचारों को चोट पहुंचा दी, नुकसान पहुंचा दिया, हार्म। उनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी को नुकसान हुआ, उन्हें हानि हुई, उन्हें नुकसान हुआ। तो अब यदि इस नुकसान की भरपाई करने का हमारे समाज में कोई सिस्टम नहीं होगा, तो जो दबे कुचले गरीब व्यक्ति या कमजोर, वीक है, वो हमेशा शिकार होते रहेंगे। जबकि जो अमीर ताकतवर लोग हैं, ये हमेशा उन लोगों को अपने कार्यों का शिकार करते रहेंगे। तो इस चीज के, तो मेरी बात समझ में आई ना? लिमिटेड संसाधन, लिमिटेड रिसोर्स, तो हार्म प्रिंसिपल, एक आदर्श आता है हानि, नुकसान का। अब समाज को यदि हमें सिस्टम व्यवस्था में चलाना है तो हमें क्या करना है? इस मतभेद को सुलझाना होगा, जैसे समाज एक आदर्श, एक सिविलाइज, एक व्यवस्थित तरीके से चलता रहे। इसी तरीके से क्या होता है कि समाज में बहुत लोगों का एजुकेशन स्तर अलग अलग होता है। शिक्षा का जो स्तर होता है वो अलग अलग होता है। कुछ कम शिक्षित होते, कुछ ज्यादा शिक्षित होते। तो इसी तरह मान लो आप एक रोड बनाई गई। अब इस रोड पर कुछ लोग वाहन ऐसे ऐसे चला रहे थे, कोई कभी इधर ले जाए, कभी उधर ले जाए, कभी उधर ले जाए वाहन को। कोई इस रोड पे अपनी गाय, भैंस, बैलों को भी चला रहा था। कहीं पर मोटर गाड़ी चल रही थी, इधर से भी लोग आ रहे थे। तो ऐसा जाम लगता है जैसे कि हमारे बुलंदशहर के काली नदी के पुल पर लगता है। तो में से कोई बुलंदशहर के काली नदी के पुल से गुजरा हो पहले जमाने में, तो वहां पर क्या होता था? सब्जी वाले भी खड़े रहते थे, इधर से घोड़ा तांगे वाला आ रहा है, इधर से कार वाला, इधर से बस वाला। कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है, अव्यवस्था है। यदि हम एक नियम बना देते हैं, आने वाले इस तरफ से आएंगे, जाने वाले इस तरफ से जाएंगे, बीच में एक हमने डिवाइडर बना दिया, कितना सुंदर दृश्य लगेगा, कितनी बढ़िया व्यवस्था लगेगी। तो कहने का मतलब मैं क्या बता रहा हूं कि आपको लॉ होता क्या है? लॉ कुछ रूल्स होते हैं। लॉ क्या होता है? यही तो हमने अभी पढ़ा कि सर लॉ जो होता है कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं? लिखिए अपनी कॉपी में, रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। नियम को लागू करने वाली अथॉरिटी होती है,
अर्थात उसको लागू करने वाली कोई सरकार, कोई प्राधिकरण, कोई संस्था होती है। उनके वायोलेशन पर कोई ना कोई दंड होता है, पनिशमेंट ऑन वायोलेशन, पनिशमेंट ऑन वायोलेशन, पनिशमेंट ऑन वायोलेशन। उल्लंघन पर दंड होता है। उल्लंघन पर क्या होता है? दंड, चाहे वो आर्थिक दंड हो, चाहे वो किसी और प्रकार का दंड हो। इन तीनों चीजों से मिलकर बनता है कानून। इसका उद्देश्य क्या होता है? यदि हम उद्देश्य की बात करें सिंपल, कि भाई कोई भी चीज की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसको लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो उद्देश्य क्या था कि समाज में एक तो ऑर्डर मेंटेन रहे। समाज में क्या रहे? एक ऑर्डर मेंटेन रहे, एक व्यवस्था रहे, समाज हमारा व्यवस्थित रहे। समाज हमारा क्या रहे? व्यवस्थित रहे। दूसरी चीज क्या करती है? दूसरी चीज क्या कहती है कि एक तो समाज हमारा व्यवस्थित रहे, पनिशमेंट मिल जाएगा, उल्लंघन करने पर दंड मिल जाएगा। दूसरी बात, लोगों के जो एक्शंस हैं, भाई जो हमारे एक्शंस हैं, हमारे कार्य हैं, या हमारा जो बिहेवियर है, यही तो सिरदर्द बनता है, हमारा जो व्यवहार है। और यदि हम कार्य और व्यवहार पर रीजनेबल लिमिट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? रीजनेबल लिमिट, रीजनेबल लिमिट। कारण ये सीमित, कारण से हम सीमित कर देते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लो, कि यदि आप किसी के एक्शन या बिहेवियर को सीमित कर रहे हो, लिमिट लगा रहे हो, तो यू हैव टू गिव रीजन। आपको कारण देना होगा। क्या देना होगा? कारण देना होगा। नोट कर रहे हो? 1:43 हो रही हैं, तो में से जितने कर रहे हो ना रिकॉर्डिंग क्लास है, सही बता रहा हूं, सामने होते तो पेल देता। पढ़ लो जितना पढ़ा रहा हूं, बहुत प्यार से, ऐसी चीज कहीं नहीं पढ़ाई मैंने, बहुत सिंपल। लो क्या होता है? रूल्स, अथॉरिटी, उन्हें पनिशमेंट करने, वायोलेशन करने पर पनिशमेंट, उल्लंघन पर दंड। उद्देश्य क्या होता है? ऑर्डर मेंटेन करना, समाज में व्यवस्था रहे। और व्यवस्था कब रहेगी? कि जब समाज के व्यक्तियों के एक्शन और बिहेवियर पर प्रतिबंध लगा दिए जाएं या उन्हें सीमित कर दिया जाए। लेकिन यदि आप किसी पर प्रतिबंध लगा रहे हो, तो आपको एक रीजन देना होगा, कारण देना होगा कि भाई इस कारण से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हो कि 15 अगस्त के आसपास लाल किले के आसपास सिक्योरिटी, जिससे कि प्रधानमंत्री और बड़े बड़े जो भारत के गणमान्य लोग हैं वो आएंगे, उनकी सुरक्षा कोई खतरा ना हो, तो वहां पर कारों का जाना प्रतिबंध कर दिया जाता है। वहां पे नॉर्मल कार नहीं जाती, बहुत सिक्योरिटी के बाद जाती हैं। तो आप लोगों के कार्य बिहेवियर पर प्रतिबंध लगा रहे हो, बट यू हैव टू प्रोवाइड रीजन, आपको कारण देना होगा। ऐसे ही इसका मतलब लॉ जो होगा वो हमेशा रीजनेबल होगा। क्या होगा? लॉ एक लॉ का कारण होगा, किसी ना किसी कारण से आप लॉ लेकर आ रहे होगे, बिना रीजन के आप लॉ नहीं ला सकते। अब एक और सुन लो, आप सभी जानते हो कि दहेज लेना और देना गलत है। दहेज लेना और देना गलत है, दहेज अपराध है, क्राइम है। पुराने जमाने में मां बाप अपनी बेटी जा रही है तो हमसे जुड़ी हुई कोई चीज लेकर जाए, उसको कुछ गिफ्ट दे देते थे। धीरे धीरे लड़के वालों ने सोचा, अरे हम तो लड़के हैं, लड़की हमारे घर पर आएगी तो भैया गिफ्ट तो उसके माँ बाप ने जो दिए ठीक है, उसके लिए हमारे लिए भी लेकर आएगी। कोई कार मांगता है, कोई भूमि मांगता है, जमीन मांगता है, कोई मोटरसाइकिल मांग लेता है। कुछ होते हैं पुराने जमाने में साइकिल और रेडियो से काम चला लेते थे। एक रेडियो मांग लेते थे, उसी में पूरे दिन AIR FM गोल्ड सुनते रहते थे। खुद नहीं खरीद सकते, तो खुद के अंदर कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, दम चाहिए कार खरीदने के लिए। बोले लड़की का पापा दे देगा, क्या जा रहा है। तो अब रीजन था वहां पर, चलो वो गिफ्ट तक तो बात ठीक थी। क्या हुआ? धीरे धीरे अब लोग उसको अपने हक समझने लगे, फंडामेंटल राइट, और उसकी वजह से लड़की को परेशान करने लगे। ये बढ़ता रहा और बढ़ते हुए कहां पर पहुंच गया? बेटा उस लाल को भी देख लो एक बार। बढ़ते हुए कहां पर पहुंच गया?
बढ़ते इस हद तक पहुंच गया कि उस बच्ची की, उस महिला की जान जाने लगी, लोग जान लेने लगे। कोई आग लगा देता, कोई फांसी लगा देता, कोई मारपीट करता, उसे परेशान किए जाने लगा। अर्थात अब लोगों के उस एक्शन पर, कौन सा एक्शन, दहेज वाला जो एक्शन था, उस पर लिमिट लगाने की जरूरत है। तो कारण आया नहीं आया, लोगों की जान सुरक्षित रहे, लोगों की जान सुरक्षित रहे, सिक्योर रहे लोग, इसलिए क्या बनाने की जरूरत है, हमें वहां एक कारण से कानून बनाने की जरूरत है। हमने कानून बनाया, रूल बनाया। कानून के लिए सबसे पहले क्या बनाया, नियम। दहेज लेना और देना अपराध है। एक अथॉरिटी बनाई कि यदि आप इस अपराध को करते हो तो आईपीसी की धारा जोड़ी गई 498A, घरेलू हिंसा के तहत आप पर कार्रवाई की जाएगी, और यदि आप उल्लंघन करोगे तो आपको दंड दिया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। तो देयर मस्ट बी अ रीजन। इसी तरह एनवायरमेंट एक्ट आया, पर्यावरण अधिनियम 1986। हम कहीं भी आग लगा देते हैं, तपने लगते हैं, उसमें कुछ तो देखें, आसपास से पिन्नी जो पॉलीथीन होती हैं उन्हें डालकर तपने लगते हैं। अब उससे बहुत हानिकारक गैस निकलती हैं, सूंघते हैं तो सूंघने में वो कड़वी लगती हैं, बेहोश कर दे यदि उसको ज्यादा देर तक सूंघ लिया, हमें तब तो उसका इफेक्ट नजर नहीं आता। लेकिन सोचो, कई सारे गांव हैं भारत में, कई सारे राज्य हैं भारत में, हजारों लोग यहां पर रहते हैं, वो सब यदि आग जलाने लगे तो वो कितनी सारी हानिकारक गैस निकले, पूरा का पूरा पर्यावरण में बदबू फैल जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, लोग मर जाएं। तो क्या चाहिए, यही कारण है, हमें कानून लगाना पड़ेगा, रूल, कि कोई अपने खेतों में आग नहीं लगाएगा, जो हम पलाई पुराल में आग लगा देते हैं, या कोई अपने घर के सामने आग वगैरह नहीं लगाएगा। अथॉरिटी बनाई गई, पर्याप्त प्रदूषण बोर्ड, कि आप चेक करोगे, और पनिशमेंट भी दिया गया वायोलेशन पर। तो लॉ, इससे क्या हुआ, इससे एक व्यवस्था आई नहीं आई, अपने आप ही सोचिए, एक व्यवस्था आई। और तीसरी चीज, लोगों के एक्शन बिहेवियर कंट्रोल हो गए। तीसरी चीज क्या होगा, एक अच्छी सोसाइटी का गठन होगा। एक क्या होगा, अच्छी सोसाइटी का गठन होगा। चौथी चीज और मैं आपको बताता हूं, एक और चीज मैं आपको बताता हूं। तीसरी चीज क्या होगी कि यदि आप कोई कानून बना दोगे, अब सामने वाले को पता है कि भाई ये कानून बना हुआ है कि यदि मैं दहेज लूंगा तो मुझे इतने साल की सजा हो सकती है। जैसे लोग आपने देखे होंगे भ्रूण हत्या, पहले जो भ्रूण हत्या होती थी ये बहुत ज्यादा होती थी, फीटिसाइड जिसे बोलते हैं, कि गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु। जैसे जांच करवाते थे, कन्या है गर्भ में तो उसको मरवा देते थे, कन्या बोझ है ये सब सोच के। यानी सोचते कि वही कन्या एक दिन चांद पर जा सकती है, यदि आप उसे अच्छे से लिखाओ पढ़ाओ, उसकी सपोर्ट करो, तुम्हारा नाम रोशन करेगी। आज कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के पापा जी को उन पर गर्व महसूस होता होगा। तो क्या हुआ कि अब भ्रूण हत्या चलती रही। अब पीपीएनडीटी एक्ट आया, जिस कानून के तहत भ्रूण में गर्भ की जांच कानूनी अपराध है, उसे अपराध घोषित कर दिया गया। अर्थात लोगों का जो वो कार्य था, भाई एक्शन ही तो था वो हमारा, कि हम क्या करवाते थे, जांच करवाते थे, उसे क्या कर दिया गया, अपराध घोषित कर दिया गया। और जैसे ही अपराध घोषित किया गया, अब लोग डरेंगे। अब यदि आप वहां पर जा रहे हो तो सामने लिखा है इस हॉस्पिटल में या इस क्लिनिक या इस जगह पर भ्रूण की जांच नहीं की जाती, भ्रूण जांच कराना कानूनी अपराध है। इसका मतलब यदि कानून ये नहीं होता तो लोग कराते रहते, भारत का लिंगानुपात बदलता रहता। भारत का लिंगानुपात क्या होता, बदलता रहता। लेकिन कानून लाने से लोग डिटरेंस, प्रिंसिपल ऑफ डिटरेंस, अर्थात लोग डरने लगे। क्या लगने लगे, लोग डरने लगे। लोगों के अंदर डर लाने का, कि लोग डरें, यह भी क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कानून का होता है। तो मोटे मोटे तौर पर आपको समाज में व्यवस्था बनी रहे, लोगों के कार्य व्यवहार, और सभी लोग एक दूसरे को सुरक्षित, सिक्योरिटी हार्म प्रिंसिपल की हमने बात की थी, लोग सुरक्षित महसूस करें एक दूसरे से। इसलिए आपने देखा होगा कि जब दो लोग लड़ाई करते हैं तो तीसरा लोग आके क्या समझाते हैं उसे, अरे पुलिस आ जाएगी, पुलिस एसआई साहब आ जाएंगे, दरोगा जी, लड़ाई मत करो। तो एक डरी तो है, डिटरेंसी तो है कानून का,
वरना आपस में लड़ते, एक दूसरे को मार डालते। सुरक्षित लोगों को जिनके साथ कुछ दुर्घटना आदि हुई है उनको मुआवजा आदि मिले, उनका रिहेबिलिटेशन हो, इस तरीके से सारी क्या होती है, इनके लिए हमें कानून की जरूरत होती है। यहां तक बताइए कोई डाउट? कानून का क्लियर आ गया? मेन उद्देश्य समाज में व्यवस्था लाना है। और कैसे लाना है? कि जब हमारे कार्यों पर, हमारे एक्शंस पर क्या लग जाए? प्रतिबंध लग जाए, वो भी कारण से, बिना कारण के प्रतिबंध नहीं। अब कहोगे बिना कारण के प्रतिबंध क्यों नहीं लगता? तो कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसके द्वारा दी गई है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई है, भारत के संविधान के द्वारा दी गई है। भारत के संविधान के द्वारा यदि कानून बनाने की शक्ति, लॉ मेकिंग पावर सरकार को दी गई, एक बहुत इंपॉर्टेंट सोचना, थोड़ी देर पहले आपने संविधान पढ़ा, यदि कानून बनाने की शक्ति सरकार को दी गई, गवर्नमेंट को दी गई, अर्थात संसद को दी गई, गवर्नमेंट को दी गई, तो साथ साथ संविधान ने कुछ मूल अधिकार भी व्यक्तियों को दिए, कुछ मूल अधिकार या कुछ फंडामेंटल राइट्स भी व्यक्तियों को दिए, फंडामेंटल राइट्स भी व्यक्तियों को दिए। जैसे मेरा ये फंडामेंटल राइट है कि मैं कहीं भी आ जा सकता हूं, आई एम फ्री टू मूव एनीवेयर, मैं कहीं भी आ जा सकता हूं, मैं कहीं भी फ्रीली मूव कर सकता हूं, दिस इज माई फंडामेंटल राइट। मगर अब सरकार चाहती तो आपको रोक देती कि आप यहां नहीं आ सकते, इस रोड पे, जैसे कोई गरीब व्यक्ति होता तो कहते भाई आप ये नई रोड है, आप इस पे नहीं चल सकते, जबकि मुझे तो कहीं हर जगह आने जाने की आजादी है, आप इस पार्क में नहीं आ सकते जो सरकार ने बनाई, आप गरीब हैं, जबकि मुझे तो संविधान ने दिया है। लेकिन संविधान ने अधिकार दिया कि मैं कहीं भी आ जा सकता हूं, परंतु लॉ मेकिंग पावर से सरकार क्या कर सकती है? कारणवश कोई कानून बनाकर, जैसे मान लेता हूं किसी को प्लेग की बीमारी है, कौन सी बीमारी है? प्लेग की बीमारी है। अब आपको पता है कि वो जो प्लेग की बीमारी है वो सबको हो सकती है, फैलती है वो, तो यहां पर एक प्रतिबंध लगाएगी सरकार, आपको एक जगह हॉस्पिटल में रहना होगा, आप हर जगह नहीं आ जा सकते अपनी मर्जी से, आपकी स्वतंत्रता को रोका जाएगा, कारण है प्लेग। लेकिन यदि सरकार चाहे कि मैं बिना कारण के करूं तो क्या ऐसा कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये मेरा मूल अधिकार है, मैं कहीं भी आ जा सकता हूं। हां, कारण हो कोई तो, और उस रीजन को भी यदि बिना कारण के या कारण से करती है और आपको लगता है कि ये गलत है, ये संविधान के विरुद्ध है, ये, तो आप कहां जा सकते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपको एक रास्ता भी बताया गया कि कोई उल्लंघन करे तो आप कहां जाओ। तो इसका मतलब कि जो ये हमारी कानून बनाने वाली जो पावर है सरकार की, गवर्नमेंट की, लेजिस्लेटिव पावर जो है, लेजिस्लेटिव का मतलब है कि विधायिका सरकार का वो अंग होता है जो कानून बनाता है, विधायिका। तो विधायिका को किससे शक्ति मिली हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हुई है। ये हमारे देश का सुप्रीम कानून है, सबसे बड़ा, अल्टीमेट, इससे बड़ा कुछ भी नहीं। कोई भी कानून आप इसका उल्लंघन करके नहीं बना सकते। यदि आप इसका उल्लंघन करके कोई कानून बनाओगे तो क्या होगा? वो कानून रद्द कर दिया जाएगा। तो सुप्रीम जो लॉ मेकिंग फैसिलिटी है वो किसकी है? कॉन्स्टिट्यूशन की। उसने रोजमर्रा के हमारे एक्शन बिहेवियर को प्रतिबंधित करने के लिए, सीमित करने के लिए, लिमिटेड करने के लिए हमारी सरकार को लॉ मेकिंग पावर दी, कानून बनाने की शक्ति दी कि अब आप समाज में व्यवस्था लाने के लिए आप व्यक्तियों के एक्शन, जो भी वो एक्शन कार्य करते हैं और बिहेवियर पर लिमिट लगा सकते हैं, उसको आप सीमित कर सकते हैं, वो भी कारण से। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? सारी की सारी बातें आ गई। चलिए थोड़े आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आगे बढ़ के एक जगह पहुंचते हैं। सबसे पहले इस तरह के जो नियम बनाने वाली बात थी, तो वही जैसे पहली क्लास में बताया, इस तरह के जो नियम बनाने वाली बात थी वो सबसे पहले धर्म में आई थी। किसमें आई थी? रिलीजन में। सबसे पहले धर्म ने बताया कि भाई ऐसा करना है, ऐसा करना है। जैसे
क्रिश्चियंस जो होते हैं, कौन होते हैं? क्रिश्चियन। आपको पता होगा कि ईसाइयों में एक कैनन लॉ होता है। क्या होता है? कैनन लॉ। उसमें कैसे शादी होती है, कैसे शादी के बाद में डिवोर्स होता है। तो कैनन लॉ जिसमें कुछ नियम होते थे, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट करके। आपको पता है कि इस्लाम में शरिया कानून होता है, जो हदीथ और पवित्र कुरान से जिसको लिया गया है। क्या होता है? शरिया कानून। शरिया कानून, शरिया लॉ। आपको पता है कि ये किसके लिए था? मुस्लिमों के लिए था, कि जो मुस्लिम धर्म को फॉलो करते थे। तो ये भी तो मुस्लिमों के आचार व्यवहार को, कार्यों को कंट्रोल करने के लिए तो ये नियम। तो पुराने जमाने में धार्मिक जो जगह होती थी, धार्मिक जो अथॉरिटी होती थी, वो धर्म के नाम पे डराकर वो कानून बनाती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जिसी तरह हिंदू लॉ हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? हिंदुओं के नियम हो जाते हैं। हिंदू लॉ, मनु स्मृति या अनेक किताबों में आए हुए क्या हो जाते हैं? हमारे हिंदी लॉ हो जाते हैं। थोड़ा आप आगे जाओगे, इसी तरह किसके लॉ होते हैं? इसी तरह पारसियों के होते हैं। तो सबसे पहले जो कानून थे वो किसके थे? धर्म के थे। अब ये जो कानून है, ये दोनों तरीके के काम देखते थे। ये क्रिमिनल काम भी देखते थे, क्राइम, अर्थात ये अपराध को भी नियंत्रित करते थे। ज्यादातर ये सिविल मामलों को देखते थे। किसको देखते थे? सिविल, नागरिक मामलों को, शादी ब्याह, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी, इस तरीके से। धीरे धीरे फिर राजशाही आई, किंग लोग आए। अब कुछ किंग जो होते थे, कुछ राजा जो होते थे, वो बड़े पढ़े लिखे होते थे। क्या होते थे? बड़े पढ़े लिखे। वो राजा अपने सभी नागरिकों को, उस समय क्या होता ना, पुराने जमाने में दो तीन तरह के लोग बहुत होते थे। एक तो अमीर, जो वेल्दी पर्सन होते थे, जिन पर प्रॉपर्टी वगैरह होती थी। कुछ स्लेव्स, पुराने जमाने में गुलाम बहुत होते थे। और तीसरे होते थे फ्री, कि जो पहले स्लेव लेकिन बाद में उनको फ्री मैन घोषित कर दिया, अर्थात उन्हें मतलब स्वतंत्र, कि चलो तुम्हारी अमीराई से मुक्ति हुई। जैसे आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह, ये शुरुआत में क्या थे? ये तो गुलाम थे, लेकिन बाद में इन्हें गुलामी से मुक्त कर दिया गया। तो अब इन सब के लिए क्या होते थे? अलग अलग। ये कोई बड़ा काम करे, ये कोई काम करे तो उसकी सजा कम, और यदि कोई गरीब व्यक्ति उस काम को करे तो उसकी सजा ज्यादा। और ज्यादातर जो राजा होता था वही सारे फैसले कर देता था, या उसका कोई बड़ा मंत्री, चाहे वो क्राइम से रिलेटेड हो, चाहे वो सिविल से रिलेटेड हो। चंद्रगुप्त के समय पर, जो चंद्रगुप्त आदि का समय था, मौर्य काल, उस समय तो ऐसे कहा जाता है कि यदि कोई, जैसे किसी ने कोई क्राइम किया है, जैसे किसी ने चोरी की है, उस पर चोरी का मतलब इल्जाम लगाए, तो उसको बोरी में बंद करके नदी में फेंक दिया जाता था। और यदि बोरी ऊपर आ जाए तो उसे मान लिया जाता कि ये निर्दोष है, और यदि वो डूब जाए तो मान लिया जाता था कि ये दोषी है। अब यार, आप किसी को भी पानी में डालोगे तो जाहिर सी बात है वो तो डूबेगा ही, चाहे वो निर्दोष हो या दोषी हो। तो आग पे चलने वाला, इस तरह के टेस्ट होते थे कि आग पे चलने पर यदि छाले नहीं पड़े तो आदमी निर्दोष है। ये बात अनेक, जैसे ये आगे तक गुप्त पीरियड तक रहा, गुप्त वंश तक, जब तक हेनस्वांग आया। हेनस्वांग ने अपनी कॉपी में भी लिखी है, ये गुप्त वंश में भी ऐसी चीजें होती थी। तो राजा अपनी मर्जी से क्या करते थे? इन सब चीजों का फैसला, कानूनों को नियम बना दिया कि भाई यदि किसी ने किसी की मृत्यु की है तो उसकी मृत्यु भी होनी निश्चित है। और आज की जो सिविल सोसाइटी है, ये एक पूरा प्रोसेस से चलती है, एक पूरे नियम से चलती है कि भाई हम कोई भी कानून इस प्रकार से बनाएंगे जो सब पर समान रूप से लागू होगा, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ ठीक था। तो इसी तरीके का इतिहास में देखें तो सबसे पुराना जो कानून मिलता है वो मिलता है इराक में। एक जगह है सुमेर, वहां पर उर वंश का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था उर-नम्मू। क्या नाम था उसका? उर-नम्मू। तो उर-नम्मू नाम का जो राजा था, इसने एक नम्मू कोड बनाया था, अर्थात इसने एक कानून बनाया था। वो कानून सिविल
और क्रिमिनल दोनों तरीके के केसेस देखता था। सिविल क्रिमिनल क्या होते हैं इसे मैं भी थोड़ी देर बाद भी बताऊंगा, परेशान नहीं होना। आपराधिक दोनों तरीके की चीजें देखता था। यदि कोई किसी की मृत्यु करता है, डेथ, मृत्यु, तो मृत्यु उसकी भी। किडनैप करता है, किडनैप करने पर इसमें पैसे दिए जाते थे। तो इसमें मतलब बहुत सारी चीजों के ऊपर कानून था। यदि कोई किसी का खेत लेता है, उसमें अनाज नहीं होता तो इतने जुर्माना दिया जाएगा, सजा भी दी जाती थी, जुर्माना भी दिया जाता था उसके। और ये बात कब की है, ये 2000 से 2021 वर्ष पूर्व की बात है, 2 4 5 10 साल ऊपर नीचे हो सकती है, ईसा पूर्व की बात। इसी तरह उसके ही समय के थोड़े दिन बाद एक और इराक का राजा था जिसका नाम था हम्मुराबी। इसने 282 कानून बनाए थे। कितने कानून? 282 कानून। इसका कानून था आंख के बदले आंख। कोई आंख निकाले तुम उसकी आंख निकाल लो, कोई किसी की हड्डी तोड़ दे तुम उसकी हड्डी तोड़ दो। तो इसके कानून भी बहुत मस्त हुआ करते थे। ये भी अपराध और नागरिक दोनों के लिए ही बने थे। तो ये हो जाता है मेरे दोस्त हमारी थोड़ी सी लॉ की हिस्ट्री। उसके बाद में जैसे जैसे सिविल सोसाइटी आती रही, जैसे समाज में तरक्की होती रही, लोगों का एजुकेशन स्तर, शिक्षा का स्तर, लोगों में ज्यादा एक दूसरे से मेलजोल बढ़ने लगा, एक दूसरे पर निर्भर रहने लगे, वैसे वैसे जो कानून होते हैं उनका स्ट्रक्चर भी बदलने लगा। कैसे बदलने लगा? तो उसी के हिसाब से कई सारे कानून हो गए। क्या हो गए? कई सारे कानून, कई प्रकार के कानून। अब क्या हुआ कि भाई राजा धीरे धीरे राजा से आगे और उसके मंत्री, काजी, पुराने जमाने में पंडित, ये सब लोग फैसला करते थे। उसके बाद में पढ़े लिखे जज, उनको मैं क्या कह सकता हूं? जज कह सकता हूं। जज कोई भी व्यक्ति जो दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद में, यदि जज की छोटी सी डेफिनेशन दूं तो कोई भी व्यक्ति जो दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद में फैसला दे कि कौन सा पक्ष सही है, कौन सा पक्ष गलत है, और वो भी सबूतों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। अब जज ने कोई फैसला दिया पहले, जैसे केस बताता हूं। कौन सा केस है? केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस। कौन सा केस है? केशवानंद भारती। केशवानंद भारती केस है 1973 का, वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। एक मठ के संत थे केशवानंद जी, इनकी जमीन पर सरकार ने कब्जा कर लिया था। उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में केस आया 1973 में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था की कि आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़खानी नहीं कर सकते। संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक मूल ढांचा है। जैसे हमें जो फंडामेंटल राइट दिए गए, या जो हमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं, या कि हमारा जुडिशरी, बिल्कुल जो हमारा न्यायालय या जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है वो बिल्कुल स्वतंत्र रहे, किसी के दबाव में न कार्य करे। ये कुछ चीजें मूल ढांचे के अंतर्गत आती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। यदि कोई चीज मूल ढांचे को, आपको ऐसा कानून बनाओगे कि मूल ढांचे को वो उल्लंघन करेगा या वॉयलेट करेगा, तो वी विल डिस्कार्ड दैट लॉ। यदि आपको ऐसा कानून बनाते हो तो हम उसको हटा देंगे। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। अब आपको पता है नेशनल जुडिशरी एंड अकाउंटेबिलिटी बिल करके एक कानून लेके आई सरकार, जिसमें एक कमेटी होती थी सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जो सुप्रीम कोर्ट आदि, हाई कोर्ट आदि के जजों को कैसे नियुक्त करना है, कैसे उनको अकाउंटेबल बनाना है, ये सारी की सारी बातें थी। जजों ने कहा कि भाई सुनो, यदि हमारी नियुक्ति सरकार करने लगी, यदि हमें अपॉइंट कौन करने लगी? सरकार करने लगी, तो एक काम हो सकता है। पूछा क्या काम हो सकता है? कि वो हमें प्रभावित कर सकती है, हमारे काम को कह देगी या तो तुम मेरे अकॉर्डिंग काम करो या मैं तुम्हें पद से हटवा दूंगी सरकार। इसका मतलब यदि सरकार हमारे कामकाज को प्रभावित करते हैं तो जो संविधान ने हमें स्वतंत्र अर्थात फ्री की बात कही गई है कि तुम स्वतंत्र हो, वो बात तो गड़बड़ हो गई।
और जुडिशरी की स्वतंत्रता, न्यायालय की स्वतंत्रता एक बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती है, एक संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आती है। इसका मतलब आपका जो बनाया कानून है वो संविधान के मूल ढांचे को बदलने की कोशिश है या मूल ढांचे के खिलाफ है। इसका मतलब ये कानून रद्द किया जाता है। कानून को रद्द कर दिया उसने। तो जजों ने जो इसमें रद्द करने का फैसला लिया वो कौन से आधार पर लिया, और बाकी जज जो उनसे पहले कभी हुए होंगे 1973 में, 1973 में, उनके द्वारा दिए गए फैसले के आधार पर, भाई 1973 में तो यह फैसला दिया गया था मूल ढांचे का, उसका इस्तेमाल 2014 में किया गया। तो यदि जज अपने किसी प्रीवियस फैसले का इस्तेमाल नया डिसीजन लेने में या नया फैसला लेने में करते हैं, और इस तरीके से जो कानून की एक श्रेणी बनती है, इस तरीके की जो कानून की श्रेणी बनती है, उसे हम बोलते हैं कॉमन लॉ। इसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन लॉ या सामान्य विधि। इसे हम क्या नाम देते हैं? सामान्य विधि नाम देते हैं। अर्थात सामान्य विधि वह विधि होती है जिसमें न्यायालय अपने पिछले जजों द्वारा सुनाए गए फैसलों के आधार पर कोई नया फैसला सुनाता है, या वो कानून जो जजों के फैसलों के आधार पर बने हैं, कॉमन लॉ में आ जाते हैं। इसी तरह एक फैसला है जिसमें वारिंदर कुमार घोष, कुछ याद आया? वारिंदर कुमार घोष, बंगाल के क्रांतिकारी अरविंद घोष के भाई, वर्सेस एम्पिरर, अर्थात उस समय भारत किसके अंडर था? सम्राट के अंदर था। तो दूसरी तरफ सरकार के रूप में कौन होता था? सम्राट होता था। 1923 में यह कॉमन इंटेंशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कैसा मुद्दा है? कॉमन इंटेंशन। आईपीसी की धारा सेक्शन 34 सामान्य आशय की बात करती है कि यदि सामान्य आशय, अर्थात दिमाग में एक सामान्य सी बात है कि यदि मैं किसी की जगह लूट करूंगा, कहीं पर मैं लूट करने जा रहा हूं, जबरदस्ती कुछ छीन रहा हूं, तो हो सकता है कि वहां पर क्या हो जाए? मर्डर हो जाए। अब यह सामान्य आशय मेरा लूट है, लेकिन मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं है मर्डर होने की भी संभावना है। वो लूट का विरोध करे, मुझे पकड़ ले, तो मुझे छूटने के लिए क्या करना पड़ेगा? मर्डर करना पड़ेगा, वरना पब्लिक मेरा चटनी बना देगी। तो सामान्य आशय से जब एक से अधिक व्यक्ति मिलकर, मोर देन वन पर्सन, एक से अधिक, कॉमन इंटेंशन से, किससे? कॉमन इंटेंशन, मेंस रिया वाली बात आ रही है, बताऊंगा इसे भी। मोर देन वन पर्सन जब कोई कार्य करते हैं, एक से अधिक व्यक्ति, तो उन सब का ऐसे ही माना जाता है जैसे इकलौते ने वो कार्य किया हो। हम ये नहीं कह सकते कि देखो जी, मैं तो घर के बाहर खड़ा रहा था, घर के अंदर तो यही गए थे, चाकू इन्होंने मारा है। यू ऑल नो, आप सब जानते थे कि यदि हम एक से ज्यादा हैं, हम दो हैं, और हम किसी घर में लूट करने घुस रहे हैं, तो हमारा सामान्य आशय था लूट करना, लेकिन दिमाग में थी नॉर्मली मृत्यु भी किसी की हो सकती है। घर वाले जाग गए, हमें पकड़ा, हमने बचने के लिए उनका मर्डर कर दिया। मैं घर के बाहर खड़ा रहा था, एक व्यक्ति लूट करने गया था। तो सिंपल सी बात, आपको भी ऐसा ही माना जाएगा जैसे मर्डर आपने किया हो, क्योंकि वो सामान्य आशय था, वहां पर सामान्य आशय था। हो सकता है आपका दोनों का विचार ना मिल रहा हो, लेकिन लूट का आशय दोनों का था। तो इस केस में, वारिंदर कुमार घोष केस में 1923 के अंतर्गत एक जज ने फैसला सुनाया था। आज भी यदि सेक्शन 34 से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट के सामने या किसी वकील, किसी जज के सामने कोई केस आता है जिसमें कॉमन इंटेंशन या समान आशय सी कोई बात होती है, सामान्य आशय की कोई बात होती है, तो हम इस फैसले को सुनते हैं, इस फैसले के ऊपर कुछ बात करते हैं। तो इसी तरह जज फैसला लेते रहे और आगे आके हमें क्या मिला? कॉमन लॉ मिला, सामान्य, कि भाई ये तो सामान्य सी बात है कि इस कानून के अंतर्गत ये होता है, इस चीज का फैसला तो यही होना चाहिए। जैसे कोई किसी को सिर्फ रोक के और पैसे ऐसे उससे जैसे कमाने के लिए या पैसे लूटने के लिए
कोई मर्डर कर दे तो पुराना जज क्या कहेगा, इसने अपराध किया है, किसी की मृत्यु, उसको भी दंड दे दो। तो ये बनती चली आ गई कि यदि कोई किसी का मर्डर करेगा तो उसके लिए मृत्यु दंड ही मिलेगा। तो वो क्या बन गई, सामान्य विधि बन गई। चलिए सेकंड क्या होती है, ये सब मैंने लिख भी रखा है, परेशान मत होना। सेकंड क्या हो जाती है, सेकंड हो जाती है स्टैच्यूटरी लॉ या वैधानिक विधि। वैधानिक विधि, स्टैचू अर्थात हमने किसी कॉपी में, किसी किताब में, किसी विधायिका के द्वारा हमने ये एक बना लिया। बेटा उस पर ध्यान दोबारा, उधर एक भी हो गया गड़बड़ हो जाएगी आवाज वगैरह में। मेरी बात समझ रहे हैं? ये जो वैधानिक होती है, इसे सरकार का वो अंग जो कि कानून बनाने के लिए जिसका निर्माण हुआ है, लेजिस्लेटिव अर्थात विधायिका, ये विधायिका द्वारा बनाया जाता है। ऐसे जो कानून होते हैं वो विधायिका द्वारा बनाए जाते हैं, दे फॉर्म्ड बाय लेजिस्लेशन। इन्हें कौन बनाता है, इन्हें लेजिस्लेशन या विधायिका द्वारा ये बनाए जाते हैं। ये जजेस के ऊपर, जजेस या जज जो फैसला लेते हैं उनके अनुभव के आधार पर, और जबकि स्टैच्यूटरी वैधानिक जो होते हैं इसमें विधायिका द्वारा कानून बनाए जाते हैं, जैसे दहेज अधिनियम, डॉरी एक्ट। डॉरी एक्ट याद है ना आपको, दहेज अधिनियम। साल बताइए कौन सी यदि याद है तो, दहेज अधिनियम। इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट। आयकर अधिनियम, आयकर अधिनियम 2000 में बनाया गया, 2000 साल में। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अधिनियम, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अधिनियम। ये सारे अधिनियम कैसे होते हैं, ये स्टैच्यूटरी होते हैं, हम पेश करते हैं, वोटिंग होती है, तब ये पास होते हैं संसद के द्वारा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े तो हम कहां पहुंचे, ये तो दो होते हैं कि कानून का निर्माण कैसे हो रहा है, जो हमने रूल्स, उनकी संस्था, ये जो बनाए, हम कानून का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, निर्माण के आधार पर कानून दो प्रकार के, कॉमन जो जजों के फैसलों से निर्माण होता है और जो विधायिका द्वारा निर्माण होता है। अब एक टाइप से और कानून को बांटा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। कानून का कार्य क्या है, कानून के लक्ष्य क्या हैं, कानून के गोल्स क्या हैं। जो भी हमने कानून बनाए वो किस लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाए। तो पहला हमारे पास क्या आता है, एक लक्ष्य की जो प्राइवेट पार्टीज या व्यक्तिगत लोगों के बीच में जो झगड़े फसाद हैं, प्राइवेट पार्टीज या व्यक्तिगत लोगों के बीच में जो झगड़े फसाद हैं, हम उनका फैसला करें। तूने मेरी पत्नी, किसी पति पत्नी में झगड़ा हो गया, किसी जमीन का विवाद हो गया, और एक ऐसे अपराधों को कंट्रोल करने के लिए जो पूरी सोसाइटी या पूरी समाज के लिए, चोरी। एक व्यक्ति चोरी करने निकला, उसने एक्स की बाइक चोरी कर ली। अब भाई उसको एक्स की बाइक चोरी करना आसान लगा, उसने कर ली। जरूरी नहीं था कि वो वाई की, ऐसा तो था नहीं कि वो वाई की नहीं करता। यदि उसे वाई की आसान लगती तो वाई की कर लेता। आज एक्स की है, कल वाई की कर लेगा, परसों जेड की कर लेगा, नरसों ABCD की कर लेगा, ऐसे तो करता रहेगा। इसी तरह कोई गैंगस्टर है, वो लूट के लिए किसी का मर्डर कर देता है, अंगुली माल है, एक किया, दो किया, तीन किया, कल किसी और का कर देगा। तो ये पूरे समाज के लिए खतरा है। दे आर डेंजरस फॉर द होल सोसाइटी। होल सोसाइटी इज इन ट्रबल, सब लोग परेशान है। तो कुछ कानून तो ऐसे बताइए कि बनाइए कि भाई जो सोसाइटी को बचाएं, दे मस्ट सेव सोसाइटी। और कुछ ये जो छोटे मोटे झगड़े फसाद होते हैं, इन झगड़े फसादों को निपटाएं। तो कानून का क्या हो गया, कानून का यदि आप देखोगे तो डिजाइन भी चेंज हो गया, उसका लक्ष्य भी चेंज हो गया। जो प्राइवेट पार्टीज या व्यक्तिगत झगड़ों को सुलझाने के लिए होते हैं उन्हें सिविल लॉ कहते हैं या नागरिक कानून कहते हैं। क्या कहते हैं, सिविल लॉ
या नागरिक विधि। जो सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के खिलाफ होते हैं, सोसाइटी के खिलाफ किया गया कार्य अपराध कहलाता है। जो सोसाइटी को नुकसान करे, क्राइम, और उसी क्राइम को कंट्रोल करना और पूरा उसको कैसे प्रूव करना है, उसकी सारी प्रक्रिया किसके अंदर आ जाती है? आपराधिक विधि के अंदर आ जाती है। किसके अंदर आ जाती है? आपराधिक विधि के अंदर। किसके अंदर आ जाती है बच्चा? आपराधिक विधि के अंदर आ जाती है। किसके अंदर आ जाती है? आपराधिक विधि। व्यक्तिगत और समाज के खिलाफ क्या होगी? क्रिमिनल लॉ। क्या आ जाता है? क्रिमिनल। जो क्राइम को कंट्रोल करे, क्रिमिनल लॉ। जो प्राइवेट पार्टियों के झगड़ों को सुलझाए, सिविल लॉ। अब दोनों में क्या होगा? मान लो किसी की चोरी हो गई, तो जिसने चोरी की है या जिसने मर्डर किया है, उस व्यक्ति को आप, उस व्यक्ति से आप क्या चाहते हो? बदला चाहते हो, या वो व्यक्ति आपको कुछ क्षतिपूर्ति कर दे, पैसे दे दे, वो चाहते हो? या आप चाहते हो कि मेरे साथ मेरा मर्डर हुआ है, मेरे घर में से किसी का, तो इसको भी नुकसान पहुंचे, इसको भी वो फीलिंग महसूस करे। अर्थात जो समाज के खिलाफ अधिकार होते हैं, अपराध होते हैं, समाज उसमें व्यक्ति को दंडित करना चाहता है। समाज वॉन्ट्स टू पनिश द ऑफेंडर। वो दंडित करना चाहता है, पनिशमेंट करना चाहता है, दंडित, पनिश करना चाहता है। जबकि व्यक्तिगत, यदि मेरी पत्नी से मेरा झगड़ा हो गया तो मैं पत्नी को दंडित करना नहीं चाहूंगा, या पत्नी मुझे दंडित करना नहीं चाहेगी। वो चाहेगी कि क्षतिपूर्ति मिल जाए, कुछ कंपनसेशन मिल जाए। जैसे साहब हमें तो कुछ क्षतिपूर्ति मिल जाए, जैसे साहब कंपनसेशन। तो दोनों में व्यक्ति चाहता क्या है, उसका भी अंतर है। इसमें क्षतिपूर्ति चाहता है सिविल लॉ में, इसमें दंड चाहता है, पनिशमेंट चाहता है। दंड चाहता है, पनिशमेंट चाहता है। अब भाई जब आप सिविल की बात करोगे, आपको क्षतिपूर्ति चाहिए, तो जज के सामने आपके पास जमीन का झगड़ा था, जमीन का झगड़ा था, जमीन पर आप दो लोग हक जमा रहे थे। अब आपने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट दिखा दिए, एक्स और वाई में झगड़ा था जमीन का। अब आपने कुछ ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट दिखा दिए कि जज साहब को लगा, यदि जज साहब को 50% से थोड़ा सा भी ऊपर लगता है कि ये जगह डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये जगह एक्स की है, 50% से थोड़ा सा भी ऊपर, तो वो एक्स के पक्ष में फैसला देंगे, एक्स के पक्ष में। अर्थात यहां पर जो एविडेंस की प्रोबेबिलिटी होती है, एविडेंस सबूत के आधार पर परिणाम की जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो मोर देन 50%। यदि उन्हें 50% से ज्यादा ये लगा कि एक्स झूठ बोल रहा है, ये प्रॉपर्टी तो वाई की है, तो वाई को दे देंगे। 50% से थोड़ी सी, जैसे ही बैलेंस बिगड़ा। आपराधिक में पूरा का पूरा 100% आपको साबित करना होता है कि अपराध इसी ने किया है, जो ये सामने कटघरे में व्यक्ति है। 100%, 1% की भी यदि गुंजाइश रह गई तो बेनिफिट ऑफ डाउट किसको मिलेगा? आपने सुना होगा कि शक की बिना पर, शक है, मर्डर करने का शक यदि आप प्रूव नहीं कर पाए, और यदि आप 100% प्रूव कर पाए, तो बोलते हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि मर्डर इसने किया है, यह बात संदेह से परे है, संदेह नहीं है इस बात पर। जज को कंफर्म हो गया कि मर्डर इसी ने किया है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। जबकि यदि आप 100% प्रूव नहीं कर पाए, तो बेनिफिट ऑफ डाउट, संदेह का लाभ मिल गया, बरी हो जाएगा। क्योंकि अपराध साबित होने से पहले क्रिमिनल को इनोसेंस मानकर चलते हैं, उसको मासूम मानकर चलते हैं, उसने कुछ नहीं किया। आपको साबित करना होगा कि इसने किया है, 100% साबित करना होगा। इसीलिए क्रिमिनल लॉ में जैसे कहते हैं ना, सब्जी बनाने के लिए आपको 4-5 चीजें डालनी होंगी, तब जाके एक बेहतरीन सब्जी बनेगी। इसी तरह यदि आपको क्राइम को साबित करना है, तो एक आपको क्रिमिनल विधि के कुछ तत्व होते हैं,
उन तत्वों को आपको प्रूफ करना होगा अदालत में, जज के सामने। किस व्यक्ति के मन में भी थी कि मैं क्राइम करूंगा, उस मन की पूर्ति करने के लिए इसने क्राइम किया। क्राइम में व्यक्ति में मौजूद है, पर्सन मौजूद है, नुकसान हुआ। जब आप चारों चीज को प्रूव कर देते हो, सबूत दे देते हो, ये देखो इसके हाथों पे निशान, इसके हथियार पर इसके निशान है, ये देखो ये वहां पर मौजूद है, इसकी मोबाइल की लोकेशन बता रही है, इसके मन में था क्योंकि ये उस लड़की को जाते हुए परेशान करता था, लड़की ने रास्ते में एक थप्पड़ मार दिया, ये गुस्से में था, तो उसके दिमाग में था, आशय था उसका, उसके मन में था मैं कुछ दोष करूंगा, क्राइम करूंगा। उसी मन की पूर्ति के लिए उसने उसके पेट में छुरा दे दिया, उसका मर्डर कर दिया। एक्शन किया उसने, एक्शन कंपोनेंट, दिमाग, कार्य भी किया, व्यक्ति है ये, पूरा सबूत 100% साबित, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, संदेह से परे, उसे फांसी मिलेगी। या जो भी जज तय करेगा वो केस कैसा है, वो केस टू केस डिपेंड करता है। कुछ समझ में आ रहा होगा, पहले सच्चा समझ में आ रहा होगा यूट्यूब से, चलो कोई बात नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कहता हूं आपको किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। याद करोगे कोई मिला था, इसलिए उंगली करना छोड़ो, लिखना शुरू करो, ये नहीं है वो नहीं है, इतना पागल है पागल, उसका कुछ नहीं होने वाला। 30,000 से ज्यादा लोग पागल नहीं है जो लगातार देख रहे हैं वीडियो को ऐप पर, 30,000 कम से कम। पूरा बच्चा देख रहे हो यूट्यूब से खिंच के आ गया, एक ही है यूपीएसआई में आपका एग्जाम पर, बाकी में सब में 100। जहां पढ़ो लेवल से पढ़ना, यहां देखते रहो यहां देखते रहो, ऐसा ऐसे नहीं निकलेगा। इसलिए इसके रेट भी इतने रखे गए कि कल को तुम्हें कोई, मुझे भी अपराध महसूस ना हो अंदर से, गिल्ट। चलिए, और यदि आप साबित नहीं कर पाए उन चारों पांचों एलिमेंट जो भी किसी भी अपराध के, जैसे अपराध एक सब्जी है, इसको बनाने के लिए 3-4 चीजों की जरूरत होती है। जिस तरह सब्जी को बनाने के लिए मिर्च मसाले आदि की आवश्यकता होती है, तो जज उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दे देगा, संदेह के, शक है भाई लेकिन कंफर्म नहीं है, वो बच जाएगा या उसे हल्की फुल्की सजा मिलेगी। तो ये हो गया दोनों का। क्या होना चाहिए, सोसाइटी के खिलाफ जो अपराध हुए हैं, सोसाइटी के खिलाफ जो अपराध हुए हैं उन्हें सरकार लड़ती है। कौन लड़ती है, सरकार लड़ती है। उसमें एक तरफ सरकार होती है वादी, एक तरफ कौन वादी होती है, सरकार वादी होती है, और दूसरी तरफ कौन होता है, दूसरी तरफ दिख रहा है ऐसे हो गया, ठीक है, सरकार वादी होती है, क्योंकि सरकार सोसाइटी को चलाने का जुम्मा, सोसाइटी में व्यवस्था बनाने का जुम्मा सरकार का होता है, इसलिए सजा दिलाने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। मैं तो बता रहा हूं, इसीलिए एक तरह आप देखते हो कि यदि मैंने कोई क्राइम किया है तो विवेक वर्सेस भारत सरकार किसे है, तो भारत सरकार के खिलाफ, यदि स्टेट की सरकार से है तो स्टेट के खिलाफ। अब यहां से आपके पास एक क्वेश्चन और आ गया, यदि खड़क सिंह ने कोई अपराध उत्तर प्रदेश में किया है, कोई अपराध उत्तर प्रदेश में खड़क सिंह ने किया है, दिख रहा है, खड़क सिंह ने कोई अपराध यूपी में किया है, तो केस देखो क्या होगा, यहां पर भारत का संघ आएगा, भारत संघ, या यहां पर यूपी सरकार आएगी, स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश सरकार आएगी। आप बताओ यहां पर क्या आएगा, उत्तर प्रदेश सरकार आएगी या क्या आएगा, इन दोनों में से क्या आएगा। एक क्वेश्चन क्लियर करा रहा हूं तुरंत, यूपी गवर्नमेंट आएगी। जब भी राज्य में कोई वो हुआ तो यहां पर यूपी गवर्नमेंट आएगी, और यदि यहां पर यूपी गवर्नमेंट आएगी तो यहां पर क्या लिखेगा, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ यूपी या उत्तर प्रदेश सरकार। इसका मतलब कि यूपी में सोसाइटी में व्यवस्था रखने का काम किसका है, यूपी सरकार का। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम किसका है, क्योंकि भाई कानून की समस्या तो उत्पन्न हुई है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया था, यूपी सरकार का। इसका मतलब राज्य में कानून व्यवस्था कौन सी लिस्ट में आएगी, राज्य के अंदर कानून व्यवस्था। आपको पता है ना कि हमारे संविधान का लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस उस लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करेगी,
न्यायालय, जो छोटे न्यायालय होते हैं, ये सब राज्य सूची में आते हैं। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्योंकि क्राइम का मुकदमा उत्तर प्रदेश सरकार लड़ती है, तो ये सब किस में आते हैं? स्टेट की लिस्ट में आते हैं, जो कि शेड्यूल 7 में दी गई हैं, राज्य सूची में आते हैं, राज्य सूची में आते हैं। ऐसे ही हम मूल विधि को पूरा कर लेंगे, संविधान को और मूल विधि को साथ, और याद करोगे, इसलिए परेशान ना होकर नोट्स बनाना। अब ये जो पीडीएफ आपके पास जा रहा है, इस पीडीएफ में मैं सारी की सारी बातें लिख चुका हूं बहुत प्यार से। आप देखोगे एक समाज में, और ये पूरी ऐसा आपको मैटर उत्तर प्रदेश की किसी किताब में मिल जाए इस पुलिस के लिए, तो मुझे बता देना, किताब लिख रहा हूं, उस किताब का आपको दिया जा रहा है ये सब कुछ, कि एक सोसाइटी में देखो कितना बढ़िया है, टू ब्रिंग ऑर्डर इन अ सोसाइटी विच इज कंपोज्ड ऑफ डाइवर्स पीपल हैविंग डिफरेंट कल्चर एजुकेशन। एक ऐसे समाज में व्यवस्था लाने के लिए जो विभिन्न संस्कृति शिक्षा वाले विविध लोगों से बनाए। उन व्यक्तियों के बीच मतभेद उत्पन्न होने के चांस होते हैं, जो व्यक्ति या समाज के लिए हानिकारक होते हैं, और इसलिए लोग अपने प्राकृतिक मानव अधिकार जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, खुशी का अधिकार, ये तीनों अधिकार बताए थे जॉन लॉक के नाम के व्यक्ति ने, जिन्होंने किताब लिखी थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। एक समाज को अपने आचार, एक समाज को उसके सदस्य के लिए, उसके सदस्यों के लिए एक आचार संहिता की जरूरत होती है, एक कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत होती है, कि हमारा आचार व्यवहार कैसा हो, जिससे कि हर एक व्यक्ति समाज का अपने मानव अधिकारों का आनंद उठा सके। तो जरूरत कुछ मजा आया पढ़ने में, इसलिए हमें क्या करती है, हमें कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत होती है। यहीं से क्या आया लॉ, हमें कुछ ऐसी गाइडलाइंस की जरूरत होती है जो हमारे कार्य, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करें, जिससे कि सभी लोग शांति और सुरक्षा से रह सकें। तो हमें लोगों के कार्यों, जिससे कि सभी लोग अपने नैसर्गिक राइट्स जो होते हैं, प्राकृतिक अधिकार, उनको, उनका भरपूर आनंद ले सकें, हमें व्यक्तियों के कार्य और व्यवहार को सीमित करने के लिए दिशा निर्देश या नियमों के एक वर्ग की आवश्यकता होती है, ताकि अलग अलग लोग शांतिपूर्वक और सुरक्षित रूप से रह सकें। यहीं से आ जाती है लॉ। पहले बेस बनाया, फिर लॉ को डिफाइन किया, एक एक चीज को। कानून नियमों की प्रणाली या नियमों का एक समूह है जो समाज के सदस्यों के कार्य और व्यवहार को विनियमित करने के लिए समाज के संस्थानों के माध्यम से बनाया और लागू किया जाता है। समाज के संस्थान से मतलब है सरकार। सरकार भी तो समाज के द्वारा बनाया गया एक संस्थान है, सरकार ही बनाती है और सरकार ही उसे लागू करती है। सिस्टम ऑफ रूल्स और अ सेट ऑफ रूल्स that are created and enforced through institutions of society to regulate actions and behavior of the members। उसी के संस्था द्वारा बनाया जाता है, उसी के। अब देखो पहला पेज नोट्स का, और दिल से बताओ कि अंतर है या नहीं है। और 999 रुपए में इससे ज्यादा और क्या आपने आकांक्षा की है? चांद तारे तोड़कर लाके सितारे लगाने की नहीं, पेन को चलाने की। पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर दूंगा पूरी मजबूती से, चाहे कुछ करना पड़े। एक दो समस्याएं आएंगी, कभी ऐप में, कभी कुछ लोग आएंगे बुरा कहने, लेकिन तुम सब पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट हो। आधे तो लॉ से ग्रेजुएट होंगे और आधे मेरे भाई बहन कांस्टेबल आदि बन के तैयारी कर रहे हैं। तुम सब पढ़े लिखे हो। बताओ, इतनी आसानी भाषा में तुम्हें सब कुछ बता दिया, तुम सामने वाले से कानून के ऊपर बहस कर सकते हो। तो बच्चा, मेरी तरफ से आपको हर एक वो सुविधा दी जाएगी जिसका मैंने खुद से वादा किया है, रैंक लाने वाली, कहने से नहीं। थोड़ा सा आप सपोर्ट कर देना, किस बात को बताना हर जगह कि क्लास बहुत शानदार चल रही है। आज आपने पहली बार क्लास लियो, सच में अपने रिव्यू देना, ईमानदारी भरा रिव्यू। किसी ने लॉ पहली बार पढ़ाओ या दूसरी बार पढ़ाओ, एक एक चीज देखकर। बाकी सभी क्लासेस के एक एक बंदा जान झोंक रहा है अपनी, इससे और ज्यादा करेंगे। बस आप लोग इस बात को हर एक मुंह से, वर्ड ऑफ माउथ से बताइए कि एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप है, कहां जा रहे हो कुल 999 का। चलो तुम्हारे पास 8,000 देने के लिए, 10,000 देने के लिए हैं,
इनको भी 1000 दे के देखो, बहुत अंतर समझ में आएगा। थोड़ा सा वर्ड ऑफ माउथ कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। ईमानदारी से आप लोग रिव्यूज देना। अभी हिंदी की क्लास शुरू होगी, 5 मिनट हिंदी के ले लेता हूं। कानून के उद्देश्य बता रखे कितने अच्छे से। अच्छाई को बढ़ावा देना, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित रहे, प्राकृतिक मानवाधिकारों को उल्लंघन को रोकना, संसाधनों के सीमित संसाधनों की वजह से मतभेदों को हल करने में मदद मिलती है, समाज के लिए मानक व्यवहार स्टैंडर्ड, कि भाई यदि समाज में एक दूसरे को घायल करना यह गलत है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह एक मानक व्यवहार नहीं है। तो मानक व्यवहार स्टैंडर्ड बिहेवियर तय किया जाता है, अपराधियों पर लगाम लगाई जाती है, और जो पीड़ित हैं उनका पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन या मुआवजा आदि प्रदान करने की भी बात आती है। वो सब मैंने नहीं लिखा, रोकने आदि की बात वो क्रिमिनल लॉ में लिखूंगा। कानून का इतिहास बता दिया आपको अगली बार में, कि पहले तो लोग धर्म के नाम पर बनाते थे और कहते थे कि भगवान ने हमें ये आदेश दिया है ये चीज बनाने का, जैसे ईसाइयों के कैनन, मुसलमानों का शरिया कानून, यहूदियों का होता है हलाखा कानून, और हिंदुओं के कानून तो वही तो होते थे। फिर ये रिटन लॉज थे, इसके अलावा कुछ पुराने जमाने में सब पर लागू होने वाले भी नियम थे, जो सिविल और क्रिमिनल दोनों चीजों को कंट्रोल करते थे। जैसे ये था इराक में किंग उर्नुम्मू, पूरा लिख रखा है, हत्या, किसी का मर्डर किया तो मृत्यु की सजा, किसी के यहां लूट करी, डकैती करी तो मृत्यु, किडनैप किया तो पेनल्टी, पूरा एक एक चीज लिख रखी है। इसी तरह बेबीलोन, ये भी इराक में एक जगह है, वहां पर एक राजा हुआ करता था हम्मीराबी, उसके कुल 282 कानून थे, और इसमें यह पहला ऐसा कानून था जिसमें मासूमियत, क्राइम करने वाले को पहले मासूम माना जाता है। आप दोनों सबूत दीजिए कि मैं मासूम क्यों हूं, सामने वाला सबूत देगा कि मैं अपराधी कौन हूं। इसका एक नियम था 196 वाले कानून पर क्या लिखा था, आंख के लिए आंख, हड्डी के लिए हड्डी। 282 थे कानूनों की लिस्ट। आगे बढ़ेंगे। यदि कोई किसी को बदनाम करता था, जबरदस्ती उंगली उठाता था, बदनाम करता था, तो भौं पर उसकी भौं काट दी जाती थी, आईब्रो। और ना सिर्फ उसने बदनाम आदि के नियम बनाए, व्यापार, उत्तरदायित्व, कि जैसे किसी का बांध टूट गया तो जिसकी वजह से बांध टूटा वो उत्तरदायित्व है, वो उत्तरदायी है बाकी सभी के नुकसान का। तलाक आदि की भी इसमें सबके लिए नियम बने रहते थे। जब अंग्रेज भारत में आ गए तो हमारे जो हिंदू लॉ थे पुराने शास्त्रों पर आधारित, वो हिंदुओं पर लागू होते थे, और जो शरिया कानून थे वो मुस्लिमों पर होते थे। जैसे फतवा ए आलमगिरी औरंगजेब ने लागू किया था, तो जो अंग्रेज थे वो मुल्ला, मौलवी और पंडितों के उस पर, हमारे हिंदू कानून हिंदुओं पर। उस समय हिंदू कानूनों को जेंटू लॉज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जेंटू। हिंदुओं को ये लोग जेंटू कहते थे। लेकिन बाद में जब सोसाइटी बड़ी हो गई तो हमने निर्माण के आधार पर इनका वर्गीकरण शुरू किया, कानूनों का वर्गीकरण निर्माण के आधार पर। कॉमन लॉ, प्राकृतिक न्याय, निष्पक्षता, न्याय और समानता पर आधारित। न्यायिक निर्णय, न्यायिक निर्णयों का मतलब क्या है कि जो निर्णय पहले जुडिशियल डिसीजन लिए गए हों उनके आधार पर बेस्ड। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, आपको समझा चुका हूं, बस इसमें लिखा हुआ है कैसे वो बता रहा हूं। के कारण बनने वाले कानून नियम, जैसे 1973 का केशवानंद भारती केस है बनाम केरल राज्य। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अधिकतम मामलों में उद्धृत किया जाता है या उसको साइट किया जाता है कि भाई उस केस में उन्होंने किया था तो हम भी यही वाला फैसला सुनाएंगे। निर्माण के आधार पर, गठन के आधार पर एक ही बात है। कानून का निर्माण या गठन करने के लिए कोई लेजिस्लेशन है, कोई स्टैच्यूरी, कोई विधान है, कोई विधान परिषद, विधानसभा, कोई लेजिस्लेचर है। तो इन कानूनों को कौन बनाती है? लेजिस्लेचर। जैसे सीआरपीसी, मोटर व्हीकल एक्ट, आईटी एक्ट, इस तरह के। एक बार याद रखिएगा, इसे पार्लियामेंट्री कानून भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? पार्लियामेंट्री कानून। और इसे केस लॉ भी कहते हैं, क्योंकि केस के आधार पर, पुराने केस के आधार पर
नए केस का फैसला, तो सामान्य कानून को केस लॉ भी कहा जाता है। आगे बढ़े, कानून के लक्ष्य, 10 मिनट और दे दो फिर हिंदी शुरू करूंगा। कानून के लक्ष्य क्या होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ, लक्ष्य के आधार पर हमने कानून को इन भागों में बांटा। देखिए, क्रिमिनल लॉ, आपराधिक कानून, ये जो पूरी सोसाइटी के लिए हानिकारक कार्य और व्यवहार हैं उनको नियंत्रित करते हैं। जो आपराधिक कानून होते हैं वो ऐसे कार्य या व्यवहार को नियंत्रित करते हैं जो पूरे समाज के लिए हानिकारक है, और इसी क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत पूरी समाज के खिलाफ किए गए गलत कार्यों को परिभाषित और नियंत्रित किया जाता है। और यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे क्राइम या अपराध कहा जाता है। इट क्रिएट्स एंड कंट्रोल wrongs कमिटेड अगेंस्ट द होल सोसाइटी। इसमें अपराधी को सजा देना अंतिम लक्ष्य होता है, पनिशमेंट टू द ऑफेंडर इसका गोल होता है। जैसे एग्जांपल कि क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत ऐसे कांड आते हैं जैसे मर्डर, रॉबरी, रेप, और इसके लिए हमने क्या बनाया है, आईपीसी सजा देती है। हमारे यहां पर आईपीसी बनाई गई है, हत्या, डकैती, बलात्कार, इन सभी केसों की सजा देने के लिए, क्योंकि ये पूरी सोसाइटी के लिए खतरे हैं। जबकि सिविल कानून जो है ये उन कार्यों को नियंत्रित करता है जो अपराध नहीं है, अर्थात वो केवल व्यक्तिगत या निजी पार्टियों को प्रभावित करते हैं, पूरे समाज को प्रभावित नहीं करते। जैसे फैमिली मैटर, पारिवारिक मामले, ये अभी मैंने सबको समझा दिया आपको इससे पहले, इसलिए मैं इसको बस समझाते हुए जल्दी चल रहा हूं कि आपको नोट्स में कैसे पढ़ना है ये पता चल जाए। पारिवारिक मामले आते हैं विवाह, संपत्ति, तलाक आदि से जुड़े हुए। इसके लिए हमने क्या बनाया, सीआरपीसी 1908। ये नागरिक कानून होते हैं, सिविल कानून होते हैं। चलिए बच्चा आगे बढ़े। अब दोनों में अंतर क्या होता है, को जो क्रिमिनल होते हैं उनमें पब्लिक, सार्वजनिक या पूरे समाज के अधिकार की चिंता होती है, जबकि सिविल कानून में, नागरिक कानूनों में किसकी चिंता होती है, निजी अधिकार की। इसका लक्ष्य क्या होता है, पनिशमेंट, दंड। इसका लक्ष्य क्या होता है, क्षतिपूर्ति। ये किसके विरुद्ध अपराध किए जाते हैं, क्रिमिनल, पूरी सोसाइटी, समुदाय के विरुद्ध। ये व्यक्तिगत पक्ष के विरुद्ध अपराध किए जाते हैं। इसमें एविडेंस, जो सबूत होता है, सबूत क्राइम को सिद्ध करने के लिए उचित संदेह से परे होना चाहिए, संदेह से परे। और इसमें यदि 50% से अधिक संभावना है तो भी फैसला आपके पक्ष में हो जाता है। यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आता है, प्रूफ कौन देती है, सरकार। प्रोसिक्यूशन कौन कराती है, सरकार। दंड कौन दिलाती है। जबकि इसमें व्यक्तिगत, जिसे प्लांटिफ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेंटिफ। रिजल्ट क्या होता है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इधर लिख लेना। इसका रिजल्ट होता है गिल्टी, इसका रिजल्ट होता है गिल्टी, और इसका रिजल्ट होता है उत्तरदायी और उत्तरदायी नहीं। अर्थात जज क्या कहता है कि यदि आप पर अपराध सिद्ध हो गया तो आप अपराध के दोषी हो, और यदि सिविल मामले में आप उत्तरदायी हो उस कंपनसेशन को देने के, तो आप उत्तरदायी सिद्ध हो गए। सिविल में सीआरपीसी 1908 और इसमें आईपीसी 1860 और सीआरपीसी 1973। अब भारत में कुछ सिविल कानून देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में कुछ सिविल कानून, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट। भारत में जो हिंदुओं की शादी, हिंदुओं का विवाह या डाइवर्स, बुद्ध, जैन आदि भी इसी के अंतर्गत आते हैं, वो इस अधिनियम के अंतर्गत आता है। मुस्लिमों की शादी
चलिए, वो बहुत देर से आवाज नहीं थी, मैं पूरा ध्यान मेरा इसी में हो जाता है जब मैं पढ़ाता हूं तो कोई चीज, लेकिन मैं पहले इस चीज को एक्सप्लेन कर चुका हूं, माफी मांगता हूं, सॉरी। क्या करूं, समझ में नहीं आ रही, ध्यान ही नहीं दे रहा कोई बैठ के, तो कोई बात नहीं, ये जितना हो गया ठीक है, कोई बात नहीं। ये सब मैंने पहले आपको समझा दिया है पहले घंटे में, ये तो सिर्फ मैं कैसे नोट से ये आपको बता रहा था, तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप बस ऐसे मुझे बता दीजिए, एक ऐसी जगह बताइए पूरे भारत में जहां सभी के पर्सनल लॉ फेल हो जाते हैं, उस राज्य का जो पर्सनल लॉ है, उस राज्य का जो पर्सनल कोड है, वो ओवरऑल सब पर लागू होता है, पूरे नागरिकों पर। उस राज्य में, उस राज्य के जितने भी वासी हैं, उन सब पर उस राज्य का पर्सनल कोड, हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई और हो, वहां अपने पर्सनल लॉ लागू नहीं होते। एक ऐसी जगह भारत में बता दीजिए, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। अब दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि कंटेंट कैसा है, आपको कैसी लगी क्लास, मजा आया नहीं आया। आईपीसी ये तो आज बेसिक है, कानून क्या होता है। कल क्रिमिनल लॉ से स्टार्ट करेंगे और कल ही हम लोग आईपीसी की जितने भी अध्याय वगैरह होते हैं, यूट्यूब से बहुत फास्ट चलेंगे हम, पता ही नहीं चलेगा आपको एग्जाम्पलों से इतनी जल्दी जल्दी, बहुत मजेदार तरीके से। तो कल हम अध्याय वगैरह सब कुछ याद कर लेंगे और 2 दिन 3 दिन के अंदर हम यूट्यूब से आगे होंगे और फिर खींचते चलेंगे। 37 एक्टें इसलिए, और इसमें 3 और जुड़ गए, 3 अधिनियम और जुड़ गए, FCRA वगैरह, लगभग 40 एक्ट पढ़ाऊंगा मैं। इसलिए मुझे तेजी भी रखनी है क्योंकि मुझे सिलेबस भी है और मुझे समझा के भी चलना है। तो ये छोटी मोटी गलती हो जाएंगी, इनको मैं पहले बता रहा था, हटा दिया करो। ये सबके सामने तुम ऐसा ही बन जाओगे, तब भी 100 मिस्टेक आएंगी। जाने के लिए वो जीप नहीं होगी, पैसे नहीं होंगे, सरकार पैसे नहीं देगी आपको केस सॉल्व करने के, तो ऐसा थोड़ी ना कि आप नहीं करोगे, करोगे। तो इसलिए छोटी छोटी, क्योंकि मैं खो जाता हूं, मुझे खुद अपना नहीं पता चलता। और कोई भी आपको रिकॉर्ड क्लास नहीं दी जा रही है, सारी की सारी लाइव है, सुबह 6 बजे वाले को छोड़कर, ठीक है। चलिए फिर सभी लोग दिल से, सभी साथियों को, जितने भी आपके यार दोस्त कहीं भी हो, कहने यार तू एक बार तू मेरे नोट्स तो देख, मुझे क्या आता है मुझसे तो पूछ कि मैं कितना ज्यादा एक जज के बराबर सीख रहा हूं चीजों को। ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, कोई भी कहीं भी पढ़ना आईपीसी से शुरू करेंगे और मैं बता रहा हूं वहां से क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन घूम के आता है। और जब आपको बिल्कुल डीपली जानकारी होगी तो आपको कोई गलत करने से, कोई भी आपका आंसर सही करने से नहीं रोक सकता। आपका आंसर है गोवा। गोवा भारत में कैसा राज्य है जहां पर गोवा का पर्सनल लॉ चलता है, गोवा सिविल कोड, ये सब पर, कोई सा भी धर्म हो सब पर लागू होता है, हर एक नागरिक पर। और ये आपराधिक कानूनों के कुछ एग्जाम्पल थे। तो ये था आज का आपका, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये आपका 5-10 मिनट में ये आपकी ऐप पर अपलोड हो जाएगा। तो अपने नोट्स भी आपको मिल गए अच्छे लेवल के, और ये किताब बननी है, ये किताब है। सोचो, मैं सोचा कि कुछ अच्छा ही लिख देता हूं, अपने हाथ के बने हुए, किसी किताब, किसी वेबसाइट, कहीं दिखा दो आप, इतनी सरल भाषा में। तो हम पूरी मेहनत कर रहे हैं जितनी हमसे हो सकती है। थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है, सब्र बनाए रखें यदि कोई परेशानी आती है, और मुंह से, वर्ड ऑफ माउथ अपने और दूसरे साथियों तक इस चीज को पहुंचाने की कृपा करें। हम आपके सदा आभारी रहेंगे। क्लियर है बच्चा? और बड़ा दिल करो और मेहनत करो, उससे ऐसा ही बनते हैं, सिर्फ कोर्स लेने से ऐसा ही नहीं बनते। नहीं तो मैं कह रहा हूं ना कि मैं, तुम जितने चाहिए मुझसे ले लो, बन के तो दिखाओ, नहीं, पढ़ने से, कलम से। अब जैसे ही ये क्लास एंड होती है, मैं हिंदी की शुरू करूंगा तुरंत, 5 मिनट के अंदर गर्म पानी पी के हिंदी शुरू कर रहा हूं, जाना मत। उसके बाद में 4 बजे के करीब, नहीं कितने तक थी क्लास, 2:30 तक थी, 2:30, 1 घंटे की मान लो मैं भी शुरू कर रहा हूं। उसके बाद में मैथ की है। जब 5:30 बजे आप फ्री हो जाओ, तुरंत अपना रिवीजन स्टार्ट कर देना आज का, क्योंकि आज आपको सुबह 6 बजे वाली, 7 बजे वाली, 8 बजे वाली, 12 से 5:30 बजे, 12 से 1:30, ये तो मैंने खैर ऊपर ले ली, नहीं वो 1 घंटे की हुई थी ज्यादा, 1:30 से 2:30 वाली, 2:30 से 4 वाली, और 4 से 5:30। कितनी क्लास? 1 2 3 4 5 6 7, 7। और हिंदी मैंने इसमें जोड़ी नहीं,
एक हिंदी भी 3 3 4 7 8 9 घंटे की क्लास है, 7 क्लास, सबका रिवीजन करके सोना है। ये मैं बता रहा हूं, एक भी दिन रिवीजन पीछे नहीं होना चाहिए, सबका रिवीजन करके सोना है। तब देखना 2 3 3 दिन 4 दिन 7 दिन तो इस रूटीन को तोड़ने मत दो। 7 दिन में आपकी आदत बन जाएगी। कैसे पढ़ते हैं 17 घंटे, आपको भूख सी लगने लगेगी पढ़ने की, जैसे खाने की भूख लगती है। तो भी मैं स्टार्ट कर रहा हूं 5 से 7 मिनट में, थोड़ा सा पेट पूजा करके तुरंत अपने इतने इसको रिवीजन करो कि ये क्या है। ठीक है, फिर वादा करो कि वर्ड ऑफ माउथ से कम 2 साथियों को बताओगे कोर्स के बारे में, एक अच्छी चीज लोगों तक पहुंचे, और अपनी भी बताओगे। अगर YouTube पर पहुंचो कहीं कमेंट करो तो बताना कमेंट करके दिल से कि हाँ कुछ नया सीखा। चाहे YouTube पर मुझसे ये चीज एक बार और पढ़ ली थी, और जब नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल ही। चलिए फिर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर, कर विजय UPSI। अभी एक हफ्ते तक ओपन है कोर्स, जिस भी साथी ने नहीं खरीदा खरीद ले, उसके बाद में फिर पीछे रह जाएंगे। थैंक यू।